हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी क्लासेस। तो प्यारे दोस्तों, यूजीसी नेट जून 2024 का पेपर तो कैंसिल हो गया था, बट उसके जो सवाल हैं काफी इंटरेस्टिंग थे और उन्हें आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं अपकमिंग एग्जामिनेशंस के लिए। आज हमने जो टॉपिक पिक किया डेट इज बिजनेस स्टैटिस्टिक्स। तो बिजनेस स्टैटिस्टिक्स के जितने भी सवाल थे यूजीसी नेट कॉमर्स और मैनेजमेंट में जो पूछे गए थे जून 2024 में, उनको डिस्कस करेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है, आपके दिमाग के घोड़े दौड़ने वाले हैं इन सवालों को देखकर। आइए फटाफट से अपना जो डिस्कशन है उसे स्टार्ट यहाँ पे करते हैं। प्यारे दोस्तों, अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं यूजीसी नेट कॉमर्स या फिर मैनेजमेंट एग्जामिनेशन के लिए, तो एवर स्टडी क्लासेस के पास डिफरेंट कोर्सेज हैं आपकी प्रिपरेशन को आसान बनाने के लिए। इन कोर्सेज को आप चेकआउट कर सकते हैं हमारी ऐप या फिर वेबसाइट पे। तो इसमें आपको रैपिड रिवीजन कोर्स मिल जाएगा विच इज गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल अगर आप आने वाले सितंबर एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो। और अगर आपको डिटेल में तैयारी करनी है तो उसके लिए डिटेल्ड कॉम्प्रिहेंसिव कोर्सेज भी अवेलेबल है। और अगर आपको केवल और केवल प्रैक्टिस ही करनी है तो उसके लिए आप टेस्ट सीरीज या फिर प्रीवियस पेपर्स के जो कोर्स है उनको भी ज्वाइन कर सकते हैं। सारी डिटेल्स आपको हमारी ऐप या फिर वेबसाइट पे मिल जाएंगी। चलिए, तो प्यारे दोस्तों, यहाँ पे हमारे पास सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रॉपर्टीज ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। तो देखो, स्टैंडर्ड डेविएशन की प्रॉपर्टी आपसे यहाँ पे पूछी जा रही है। स्टैंडर्ड डेविएशन एक मेजर ऑफ डिस्पर्शन है और जितने भी आपके मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है, डिस्पर्शन है, स्क्यूनेस है, कटॉसिस है, उनकी प्रॉपर्टीज आपको पता होनी चाहिए एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से। तो यहाँ पे जो आपको ऑप्शंस दे रखे हैं उनको एक बार आप देखिए, नजर डालिए। तो बेसिकली टेस्टिंग हो रही है चेंज ऑफ ओरिजिन एंड चेंज ऑफ स्केल की। तो ओरिजिन का मतलब होता है कि प्लस माइनस किया, स्केल का मतलब होता है मल्टीप्लाई डिवाइड किया। देखो, जो आपका स्टैंडर्ड डेविएशन रहता है इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन, यानी कि अगर आप सभी ऑब्जर्वेशंस में कुछ प्लस माइनस करोगे स्टैंडर्ड डेविएशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट द स्टैंडर्ड डेविएशन इज डिपेंडेंट ऑफ द चेंज ऑफ स्केल। तो अगर आप सभी ऑब्जर्वेशंस में कुछ मल्टीप्लाई या डिवाइड करोगे तो स्टैंडर्ड डेविएशन में भी उतना चेंज आपको देखने को मिलेगा। तो पहला वाला अगर ए देखें हम, तो ए के अंदर बात हो रही है जी चेंज ऑफ ओरिजिन की, इससे कोई चेंज नहीं आया, स्टैंडर्ड डेविएशन बिल्कुल वैसा का वैसे ही रहा। सेकंड वाला भी चेंज ऑफ ओरिजिन है, माइनस कर रहे हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन चेंज नहीं होना चाहिए था बट यहाँ पे चेंज हो रहा है तो ये गलत हो गया। और सी वाला आपको कह रहे हैं डिवाइड किया, तो स्टैंडर्ड डेविएशन भी आपका डिवाइड हो गया, तो ये तो चेंज ऑफ स्केल है, बिल्कुल सही है। और डी वाला आपको कह रहा है मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पे भी मल्टीप्लाई हो गया, तो ये भी ठीक है। और ई वाला कह रहे हैं मल्टीप्लाई किया तो कोई चेंज नहीं आएगा, तो ऐसा तो गलत है। तो ए, सी और डी वाले जो है ना वो हमारे यहाँ पे सही हो जाते हैं। और अगर आप ऑप्शंस पे नजर डालेंगे तो ये चीज आपको ऑप्शन नंबर 3 में देखने को मिल रही है। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, तो प्यारे दोस्तों, बारी है मैच द फॉलोइंग के सवाल की। लिस्ट 1 और लिस्ट 2 हमें दे रखे हैं और ये लिस्ट 1 और लिस्ट 2 में बेसिकली आपके पास जो है प्रोबेबिलिटी के थ्योरम्स और उनके फॉर्मूलाज दे रखे हैं जी। तो थ्योरम्स की बात करें तो सबसे पहले थ्योरम ऑफ एडिशन है, फिर मल्टीप्लिकेशन है, फिर कॉन्डिनल, ये कॉन्डिनल नहीं है जी, ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, और फिर लास्ट में है बेस थ्योरम। तो इनके फॉर्मूला से आपको मैचिंग करनी है। तो सबसे पहले बात करते हैं थ्योरम ऑफ एडिशन की। तो थ्योरम ऑफ एडिशन की अगर हम बात करें तो थ्योरम ऑफ एडिशन हमें यहाँ पे जो देखने को मिल रहा है वो देखने को मिल रहा है थर्ड फार्मूला में। यहाँ सीधा सीधा आप एडिशन भी देख सकते हैं कि दो इवेंट्स का यूनियन, अगर आपको दोनों की यूनियन वाली प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो यहाँ पे आप दोनों को ऐड कर सकते हैं। इसके बाद थ्योरम ऑफ मल्टीप्लिकेशन, थ्योरम ऑफ मल्टीप्लिकेशन की अगर हम बात करें तो ये आपकी मल्टीप्लिकेशन थ्योरम आपको कहती है कि अगर आपको जॉइंट प्रोबेबिलिटी निकालनी है दो इवेंट्स की जो कि इंडिपेंडेंट है, तो आप उन दोनों की जो इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी है उनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो दिस इज थ्योरम ऑफ मल्टीप्लिकेशन। इसके बाद बचती है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी और बेस थ्योरम। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी और बेस थ्योरम के अंदर दोनों के अंदर कुछ ऐसे ही रहते हैं कि हम एक इवेंट के हैपनिंग की प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं गिवन द अदर वन हैज ऑलरेडी हैपेंड। तो दोनों में ऐसे ही कुछ कर रहे होते हैं। और अगर आप देखोगे तो 1 और 2 वाले फॉर्मूलाज भी बिल्कुल सेम है, बस सेकंड वाले में E2 E1 लिखा हुआ है, 1 वाले में HI और E लिखा हुआ है। तो 1 वाला जो फॉर्मूला है वो हाइपोथेसिस और एविडेंस की टर्मिनोलॉजी यूज कर रहा है और सेकंड वाला इवेंट 2 और इवेंट 1 की यूज कर रहा है। देखो, जब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की बात होती है तो हम E2 E1 ऐसी टर्मिनोलॉजी ही यूज करते हैं, इवेंट 1 इवेंट 2। जब बेस थ्योरम की बात होती है तो ये H वाली टर्मिनोलॉजी कई बार यूज कर ली जाती है। हालांकि बेस थ्योरम का जो फॉर्मूला है उसे थोड़ा सा और रिफाइन करके इनको देना चाहिए था, जो एग्जैक्ट फॉर्मूला आपको हर जगह देखने को मिलता है वैसा वाला फॉर्मूला देना चाहिए था, तो ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाती चीजें। बट एग्जामिनर ने कुछ इस तरीके से सवाल को फ्रेम किया, हमें तो आंसर करना ही है। तो A3 B4
और इसके अलावा C2D1, यानी कि करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 3 यहां पे बनेगा। चलिए, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, what are the two numbers whose arithmetic mean is equal to 18 and harmonic mean is equal to 16? तो देखो, सवाल देखने में थोड़ा सा अलग लग रहा है, बट है बहुत ही आसान, सॉल्व करना आना चाहिए। राइट, टू नंबर्स भी ए एंड बी, तो ए और बी का अरिथमेटिक मीन यानी कि दोनों को डिवाइड करके डिवाइड बाय 2 करोगे तो 18 आएगा। हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला क्या होता है, फटाफट से बताओ। हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला होता है 2 डिवाइडेड बाय 1 बाय ए प्लस 1 बाय बी इज इक्वल टू 16। तो बस इसमें ए और बी की वैल्यू दोनों तरफ से निकालेंगे तो बात बन जाएगी। तो यहाँ पे बेसिकली हमारे पास आ रहा है ए प्लस बी इज इक्वल टू 36, इतना बन रहा है। और इसे भी सॉल्व करते हैं हार्मोनिक मीन वाले को, तो यहाँ पे हमारे पास बन गया 2ab डिवाइडेड बाय a प्लस बी, और ये हमारे पास क्या बन गया जी, ये हमारे पास बन गया 16। ठीक है जी, तो इसे हम काट देते हैं, तो ये 8 हमारे पास बन गया। a प्लस बी हम ऑलरेडी जानते हैं, हमें दिया हुआ है कितना a प्लस बी, a प्लस बी यहां से हमें पता है 36 है, तो a प्लस बी 36 है। 36 ab डिवाइडेड बाय 36 इज इक्वल टू 8, ऐसा यहाँ पे इसे लिख सकते हैं हम। और अगर हम इसे लिखेंगे तो ए बी की वैल्यू अल्टीमेटली हमारे पास क्या आ जाएगी, ए बी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 288। 288 वैल्यू निकल कर आ गई। अब देखो, या तो आप ए बी और ए प्लस बी दोनों को सॉल्व करो, बहुत टाइम लगाओ सॉल्व करने में, बट ऐसा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ए बी 288 हो और ए प्लस बी 36 हो, आप ये चीज ऑप्शंस में चेक कर लो। ठीक है जी, ऑप्शंस में चेक कर लेते हैं। तो अगर हम पहले ऑप्शन पे नजर डालें या सब पे डालें तो सबका सम तो 36 ही है, बट मल्टीप्लाई अगर करेंगे तो 120 और 16 को मल्टीप्लाई करके तो 320 आता है, 30 और 6 को 180 आता है। 24 इंटू 12 अगर आप करेंगे प्यारे दोस्तों तो ये आपका 288 आएगा। तो इसीलिए करेक्ट आंसर हमारे पास जो बनने वाला है दैट इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 3, कि हमारे पास जो दो नंबर्स हैं दे आर 24 एंड 12, क्योंकि उन दोनों को मल्टीप्लाई करके 288 हमारे पास आ रहा है। चलिए, तो प्यारे दोस्तों बढ़ते हैं जी अगले सवाल पे। अगला सवाल आपका पॉसॉन डिस्ट्रीब्यूशन से जुड़ा हुआ है, और ये सवाल है, इफ एन एवरेज 2 customers arrive at a shopping mall per minute, what is the probability that in a given minute exactly 4 customers will arrive? तो पॉसॉन डिस्ट्रीब्यूशन आपको लगानी है। ई का आपको यहाँ पे वैल्यू भी दे दिया, e टू द पावर -2 का वैल्यू भी दे दिया। तो पॉसॉन डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला मालूम है तो फिर काम हो सकता है, अगर फॉर्मूला ही नहीं मालूम फिर तो कुछ नहीं कर सकते इस सवाल में। तो फॉर्मूला आपका रहता है e टू द पावर -m m टू द पावर r डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल। तो m हमारे पास मीन रहता है, मीन हमें यहाँ पे 2 दे रखा है जी, और r हमारे पास होगा इस सवाल के अंदर 4, जो प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है 4 कस्टमर्स की निकालनी है। तो e टू द पावर -2 2 टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय आर फैक्टोरियल यानी कि 4 फैक्टोरियल। ठीक है, इसे अब सॉल्व करना पड़ेगा अपने को। e टू द पावर -2 अपने को 0.1353 दे रखा है जी, और 2 टू द पावर अगर आप 4 लिखेंगे तो ये आपका 16 निकल कर आता है। 2 टू द पावर 4 आपका 16 होता है, और ये हो गया 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो इसे आपको सॉल्व करने की थोड़ी कोशिश करनी पड़ेगी। एंड प्यारे दोस्तों, अगर आप इसे सॉल्व करेंगे, इसे आप सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करके हमारे पास जो यहाँ पे आंसर निकल कर आएगा वो निकल कर आएगा 0.0902, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 का जो आपका आंसर है वो यहाँ पे बनेगा। चलिए, तो प्यारे दोस्तों अभी अगला सवाल हमारे पास है जी, अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ पैक ऑफ प्लेइंग कार्ड्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ किंग और रेड कार्ड? तो हमने प्लेइंग कार्ड्स में से यहाँ पे कार्ड निकाला है, कार्ड ड्रॉ किया। हमें बताना है कि जो कार्ड निकाला या तो किंग हो या फिर रेड कार्ड हो। तो टोटल प्लेइंग कार्ड्स हमारे पास कितने होते हैं, 52 होते हैं। 52 में से प्यारे दोस्तों हमारे पास रेड कार्ड 26 होता है और ब्लैक भी 26 ही होते हैं। और अगर हम किंग की बात करें तो किंग हमारे पास जो टोटल रहते हैं 4 रहते हैं, 2 किंग रेड में होते हैं और 2 किंग आपके ब्लैक में होते हैं। ठीक है जी, तो अगर अब अभी हम बात करें कौन सी प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है, किंग और रेड कार्ड की, तो किंग और रेड कार्ड की प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेवरेबल, आपकी टोटल फेवरेबल इवेंट्स डिवाइडेड बाय टोटल इवेंट्स, इससे आप डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर निकल आएगा। या फिर आप कुछ ऐसा फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, किंग यूनियन रेड कार्ड इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड कार्ड माइनस
प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग एंड रेड कार्ड, ऐसा भी आप यहाँ पे कर सकते हैं, ऐसा भी कैलकुलेशन आप कर सकते हैं। तो अगर ऐसा कैलकुलेशन करें, प्रोबेबिलिटी किंग की कितनी होगी, किंग हमारे पास टोटल 4 होते हैं, 4 डिवाइडेड बाय 52, रेड कार्ड 26 होते हैं, 26 डिवाइडेड बाय 52, किंग और रेड कार्ड यानी कि ऐसा कार्ड जो किंग भी है और रेड भी है, ऐसे हमारे पास 2 होते हैं, -2 डिवाइडेड बाय 52। तो अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास निकल कर आ गया 28/52, और 28/52 को आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, आप यहाँ पे लिख सकते हैं 7/13, 4 से डिवाइड करके, और इसीलिए करेक्ट आंसर जो यहाँ पे बनेगा दैट इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 4। चलिए अभी सवाल है जी, इफ द टू रिग्रेशन कोफिशिएंट्स आर byx is equal to -6/9 and bxy is equal to -3/7, which of the following is the value of correlation? कोरिलेशन आप कैसे निकाल सकते हैं, कोरिलेशन के लिए आप रिग्रेशन कोफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं और इनका अंडर रूट कर सकते हैं। और ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो भी रिग्रेशन कोफिशिएंट का साइन होगा वही कोरिलेशन कोफिशिएंट का साइन होगा, यानी कि आंसर तो माइनस में ही आएगा। अगर टाइम नहीं भी है तो 1 और 3 का तुक्का नहीं लगाना, 2 और 4 में से ही तुक्का लगाना। ठीक है, तो आइए सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो 6/9 इंटू 3/7, इसका अंडर रूट कहीं ना कहीं अभी करना है अपने को, तो ये हो गया 1/3, और ये हमारे पास कितना निकल कर आ गया, ये भी कट गया 2/7, नहीं 2/7 निकल कर आएगा ये, हाँ बिल्कुल ये 2/7 का अंडर रूट निकल कर आएगा, 2/7 यानी कि कितना हो गया, 7 2 जा 14, और ये हो गया 60, 7 8 जा 56, 0.285 ऐसा कुछ निकल कर आ रहा है, 0.285 का अंडर रूट। तो देखो 285 का अंडर रूट करना है तो 2857 ऐसे तो नहीं आएगा माइनस में, इसका अंडर रूट ही करना है, इसका अंडर रूट करेंगे तो ये कुछ 0.5345 तक जाएगा। ठीक है जी, और इसीलिए करेक्ट आंसर हमारा यहाँ पे बनेगा ऑप्शन नंबर 2 का, क्योंकि अगर आप ये 0.2 कुछ कर रहे हैं, जैसे अगर मैं 25 की ही बात करूं तो 25 का अंडर रूट 5 होता है, तो 0.28 का करेंगे तो ये 0.5 ही कुछ आएगा। तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 जो है वही यहाँ पे बनेगा, और इसीलिए आप इस सवाल को आसानी से फॉर्मूला लगा के सॉल्व कर सकते थे। चलिए तो प्यारे दोस्तों, यहाँ पे हमारे पास अब सवाल है, फॉर अ गिवन सेट ऑफ पेयर डाटा correlation and regression coefficients have been calculated as being equal to r byx and bxy respectively. Now each of the value in the x series is divided by 4. What effect does it have on each of their coefficient? तो कोरिलेशन है आपके पास यहाँ पे byx है, byx को आप कैसे कैलकुलेट करते हैं, कोरिलेशन इनटू स्टैंडर्ड डेविएशन y डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन x, और bxy है, इसको आप कैसे कैलकुलेट करते हैं यहाँ पे, कोरिलेशन इनटू स्टैंडर्ड डेविएशन x डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन y। तो अभी यहाँ पे अगर आपको पूछा जा रहा है कि x सीरीज की वैल्यू को डिवाइड बाय 4 कर दिया, तो यहाँ पे कोरिलेशन के ऊपर और इन पे ऊपर क्या इफेक्ट यहाँ पे आएगा। देखो जो कोरिलेशन होता है प्यारे दोस्तों, यहाँ पे इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द चेंज इन स्केल, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, तो कोरिलेशन में तो कोई चेंज आएगा ही नहीं। अब देखते हैं byx और bxy को। अब यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन का इस्तेमाल हो रहा है यहाँ पे इनके फॉर्मूला में, और स्टैंडर्ड डेविएशन तो चेंज ऑफ स्केल का डिपेंडेंट होता है। अगर आपने डिवाइड किया तो स्टैंडर्ड डेविएशन भी डिवाइड हो जाएगा, तो स्टैंडर्ड डेविएशन जो x था वो अब क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन x डिवाइडेड बाय 4, यानी कि 4 को मैं ऊपर लेके जा सकता हूं न्यूमरेटर की तरफ, यानी कि byx की अगर मैं बात करूं तो byx मेरे पास जो है यहाँ पे कितना हो जाएगा, byx मेरे पास यहाँ पे हो जाएगा 4byx, और bxy की मैं बात करूं तो bxy मेरे पास कितना हो जाएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन x डिवाइडेड बाय 4 हो जाएगा, तो यहाँ पे bxy बाय 4 हो जाएगा, क्योंकि जो स्टैंडर्ड डेविएशन x है वो हो जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x डिवाइडेड बाय 4 ड्यू टू दिस चेंज इन स्केल, और इस वजह से मेरा bxy भी डिवाइडेड बाय 4 हो जाएगा, और इसीलिए करेक्ट आंसर मेरा यहाँ पे होना चाहिए ऑप्शन नंबर 4 का। तो आपको जो प्रायर नॉलेज है आप उसका फॉर्मूला, उसको आपने फॉर्मूलाज में इस्तेमाल कीजिए और खुद से कैलकुलेट करने की कोशिश कीजिए कि क्या चेंज आना चाहिए हमारे कोफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन और कोरिलेशन के अंदर, उससे आपका आंसर आसानी से यहाँ पे बन जाएगा ऑप्शन नंबर 4 का। चलिए तो प्यारे दोस्तों, अभी यहाँ पे हमारे पास सवाल है, इफ ऑन एन एवरेज 2 customers arrive at shopping mall per minute, what is the probability that in a given minute exactly 3 customers will arrive? और आपको e टू द पावर -2 की वैल्यू दे रखी है। अब देखो जहां पे e टू द पावर -2 की वैल्यू दे दे और प्रोबेबिलिटी निकालनी हो तो आपको वैसे ही समझ में आ जाना चाहिए, ये क्वेश्चन आपका पॉसॉन डिस्ट्रीब्यूशन से जुड़ा हुआ है, क्योंकि उसी के फॉर्मूले में e देखने को मिलता है।
तो फॉर्मूला सीधा है जी, e टू द पावर माइनस एम, एम टू द पावर आर डिवाइडेड बाय आर फैक्टोरियल। m यहाँ पे हमारे पास 2 है, r यहाँ पे हमारे पास 3 है, तो आइए सॉल्व करते हैं। m2 r3 और r फैक्टोरियल यानी कि 3 फैक्टोरियल, तो 0.1353 मल्टीप्लाई बाय 8 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 2 यानी कि 6 ही हो गया ये तो आपका। तो अगर आप इसे कहीं ना कहीं सॉल्व करेंगे, तो अगर प्यारे दोस्तों इसे कहीं ना कहीं सॉल्व करने की कोशिश हम करते हैं, तो ये 3 से कटेगा तो ये आएगा 4, 5 एंड 1। 0.451 मेरे पास यहाँ पे देखने को मिल रहा है, 0.0451 सॉरी देखने को मिल रहा है। और अगर आप इसे 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये 4, 20, 18, तो ये आपका 0.1804 बनेगा, यानी कि करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 4 का बनेगा। तो फॉर्मूला अगर आपको पता है तो सवाल में सिंपल कैलकुलेशन है, उसे आप आसानी से कर सकते हैं। चलिए, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is correct if each value of the data set increases by 12? तो डाटा सेट की सभी वैल्यूज को हमने 12 से बढ़ा दिया, तो कौन सा यहाँ पे करेक्ट है ये आपको बताना है। तो अगर आप डाटा सेट की सभी वैल्यूज को 12 से बढ़ा रहे हैं तो आपका मीन तो 12 से बढ़ी जाएगा, तो पहला वाला तो सही है और यही आंसर होना चाहिए। आगे ऑप्शंस को एक बार रीड जरूर कर लेते हैं। इंक्रीज द स्टैंडर्ड डेविएशन बाय 12, देखो स्टैंडर्ड डेविएशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन, तो उस पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। इंक्रीज द कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन बाय 12, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का फॉर्मूला रहता है स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन। ठीक है, तो मीन आपका 12 से बढ़ गया, स्टैंडर्ड डेविएशन में तो कोई चेंज आया ही नहीं, तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन 12 से तो नहीं बढ़ेगा, है ना। नो चेंज इन वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, ये भी गलत है क्योंकि वैल्यू में तो चेंज आएगा ही आएगा। तो इसीलिए हमारे पास जो करेक्ट आंसर बनेगा दैट इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 1। चलिए अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन मीन, मीडियन एंड मोड। सवाल को सही से पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि ज्यादातर हम ये रिलेशन याद करते हैं, मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, ऐसा इंपेरिकल रिलेशन याद कर लिया जाता है। और अगर किसी ने इनकरेक्ट वर्ड सही से नहीं पढ़ा तो वो 1 का आंसर लगाएगा। पर यहाँ पे कह रहे हैं इनकरेक्ट कौन सा है, यानी कि इसमें से 3 करेक्ट है और एक ही गलत है, तो बाकी उनको सॉल्व करके देखना पड़ेगा कि कौन सा इसके 1 वाले के बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा। सेकंड वाले को सॉल्व करते हैं। सेकंड कह रहा है आपको मीडियन इज इक्वल टू 1/3 टू मीन प्लस मोड, सेकंड वाला आपको ये कह रहे हैं, तो आप इसे लिख सकते हैं 3 मीडियन इज इक्वल टू 2 मीन प्लस मोड, ऐसा लिख सकते हो। और इसको लिख सकते हो मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, सेकंड वाले को तो ऐसा आप बिल्कुल लिख सकते हो, तो सेकंड वाला तो सही है। इसके अलावा हम थर्ड वाले को भी चेक कर लेते हैं। थर्ड वाला क्या कह रहा है, मीन इज इक्वल टू 1/2 3 मीडियन प्लस मोड, तो ये हो गया 2 मीन इज इक्वल टू 3 मीडियन प्लस मोड, ये हो गया। मोड की वैल्यू अगर आप निकालोगे तो ये निकल कर यहाँ पे आएगी 2 मीन माइनस 3 मोड, तो ये गलत हो गया, ये वाला फॉर्मूला हमारा गलत हो गया, तो ये वाला हमारे पास आंसर बनेगा। इसके अलावा फोर्थ वाले को भी आप चेक कर सकते हैं, आइए एक बार चेक कर ही लेते हैं। 3 मीन प्लस मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन प्लस मीन, इसमें तो कुछ नहीं करना, बस 3 मीन को इधर लेके जाओ, तो अल्टीमेटली आपका 3 मीडियन माइनस 2 मीन ही बन गया, तो ये तो बहुत ही आसान था। तो 1, 2 और 4 हमारे सेम है, हमारा ऑड वन आउट ऑप्शन नंबर 3 है, जो कि करेक्ट आंसर इस सवाल का यहाँ पे बन जाएगा। सो थैंक यू प्यारे दोस्तों, ये था जी आज का हमारा डिस्कशन यूजीसी नेट जून 2024 का जो कैंसल्ड पेपर था उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के ऊपर। अगर आपको आज के डिस्कशन से कुछ सीखने को मिला तो इस वीडियो को जरूर लाइक कर देना। बाकी ऐसे और सेशंस अगर आप चाहते हैं आपके लिए आते रहे तो अपना प्यार भरपूर रखिए हमारे क्लासेस पे, हमारे सेशंस पे। आज के लिए सेशन में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।